नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन एंड आंसर लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। First question, was Anne right when she said that the world would not be interested in the missing of a 13-year-old girl? क्या यहाँ पर एने सही है जब वो कहती है कि संसार के लोग 13 वर्ष की एक लड़की के चिंतन में दिलचस्पी नहीं लेंगे? एने का आंसर है आंसर यस, एने वाज राइट इन सेइंग सो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एने जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अब क्यों कह रही है, इसके लिए हम एक ठोस कारण देना चाहते हैं। इट इज़ सो बिकॉज द वर्ल्ड इज़ जनरली इंटरेस्टेड इन रीडिंग ग्रेट मैन। ऐसा इसलिए क्योंकि संसार के लोग सामान्यतः महान लोगों को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हमेशा कोई भी किसी ऑथेंटिक ऑथर या जो महान हस्ती है उनको ही पढ़ना चाहते हैं। दे मे बी पॉलिटिशियन, ग्रेट थिंकर, स्टेटसमैन etc, जिसके अंतर्गत वे राजनीतिज्ञ, महान विचारक, वक्ता इत्यादि लोगों के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं। भला ये इस छोटी सी बच्ची को क्यों पढ़ेंगे, ऐसा उसका मानना था। पीपल डोंट बॉदर टू नो द थॉट्स ऑफ ए टीनेजर। लोग एक किशोर के विचारों को जानने की परवाह नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बच्ची को क्यों पढ़ेंगे लोग। इसलिए इस बच्ची ने इस सेंटेंस के अंदर ऐसा कहा है कि 13 साल की बच्ची को भला वो क्यों महत्व देंगे। लेकिन उसको कहाँ पता कि आगे आने वाले समय में वो इस संसार के अंदर कितनी महान होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, There are some example of diary or journal entries in the before you read section. Before you read वाले भाग में डायरी या जर्नल की प्रविष्टियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। Compare these with what Anne writes in her diary. उसकी तुलना हमें एन की डायरी में लिखे वर्णन से करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। और जो डायरी की मूल भाषा थी वो किस भाषा के अंदर लिखी हुई है ये बताना है। और तीसरा प्रश्न इसके अंदर है इन व्हाट वे इज एन डायरी डिफरेंट। और एन की डायरी किस प्रकार से भिन्न थी। कुल मिला के 3 क्वेश्चन है इसके अंदर और तीनों के आंसर हमें देने हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एनएस डायरी इज बोथ ए डायरी एंड ए जर्नल। एन की डायरी एक डायरी भी है और एक जर्नल भी है। इट इज ए डायरी व्हेन शी डिस्क्राइब द डे हर रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड। इस डायरी के अंदर वो उस दिन का वर्णन करती है जिस दिन उसका परीक्षा फल या रिजल्ट आने वाला है, तब की ये डायरी लिखी गई है। Then it is journal when she describe the episode related to her math टीचर। और उसके बाद फिर वो अपने गणित के अध्यापक जी से संबंधित घटना का वर्णन करती हैं, तब ये क्या है, जर्नल है। जर्नल को हम रोजनामचा भी कहते हैं। जर्नल जो शब्द है वो फ्रेंच के जूना शब्द से बना है और जिससे रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचा का मतलब ये होता है कि अपने दैनिक जीवन के अंदर जो दिन प्रतिदिन की घटना होती है उस घटना को हम घटनाक्रम के रूप में लिखते हैं, उसको जर्नल बोलते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। तो उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो डच थी, तो हम ऐसे आंसर देंगे इट इज़ ओरिजिनली रिटन इन डच। बस इतना ही आंसर है इसका दूसरे क्वेश्चन का। अब तीसरा क्वेश्चन है इन व्हाट वे इज़ एनएस डायरी डिफरेंट। एनए की डायरी भिन्न क्यों थी, ये हमें इसका आंसर देना है। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से देंगे इट्स डिफरेंट एज इट इज़ रिटन एज ए लेटर एड्रेस टू किटी। अगर हम कोई डायरी लिखते हैं तो वो लेटर की भांति नहीं लिखते हैं। दैनिक जो जीवन में हमारे घटनाक्रम होता है हम उस घटनाक्रम को लिख लेते हैं, लेकिन इस डायरी के अंदर एक लेटर के रूप में जिसमें एड्रेस किटी का दे रखा है उसके अनुसार इसको लिखा है और उसने इस डायरी का नाम भी किटी दिया है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में आए हुए तीनों प्रश्नों के उत्तर को समेट लिया है, कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वह है व्हाई डज एने नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। एन को अपने परिवार का संक्षिप्त रेखा चित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो क्यों अपने परिवार के बारे में बताती है तथा किटी की अंतरंग मानती है
या फिर उसको बाह्यरंग मानती है। अंतरंग का मतलब होता है अपना नज़दीकतम दोस्त, जिसको हम क्लोज फ्रेंड भी कहते हैं, और एक थोड़ा दूर का रिश्ता होता हो उसको आउटसाइडर बोल देते हैं। अब इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे। आंसर, एने नीड्स टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, अदरवाइज नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी। यहाँ पर एन को अपने परिवार का जो संक्षिप्त रेखा चित्र प्रस्तुत करना आवश्यक पड़ा। उसका मेन कारण यह था कि अगर किटी ऐसा नहीं करती तो उसके द्वारा जो सुनाई गई कहानियाँ हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, यानी उसका कोई शब्द समझ ही नहीं पाता। सी ट्रेट्स किटी एज एन इंसाइडर, और वो किटी को एक अंतरंग के रूप में मानती है, अपना क्लोज फ्रेंड मानती है। सी इज़ हर बोजम फ्रेंड, और उसकी वो क्या थी, अंतरंग मित्र, यानी उसका क्लोज फ्रेंड, मित्र कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, सहेली कह सकते हैं। सी कैन शेयर हर सीक्रेट विथ किटी, और वो अपना सारा सीक्रेट यानी रहस्य अपनी किटी को बता सकती है। अब आप समझ चुके हैं कि क्लोज फ्रेंड कौन होता है, यानी वो दोस्त उसके सामने हम अपने मन की बात कर सकते हैं, अपना कोई भी रहस्य कोई भी सीक्रेट उसको बता सकते हैं, यही क्लोज फ्रेंड होता है। तो ये उसका क्लोज फ्रेंड कौन था, किटी, यानी वो डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Coopers and Mr. Kissing? इसमें जो 4 कैरेक्टर है उसके बारे में ये क्या फील करती है एने, उसके बारे में बताना। जैसे सबसे पहले उसके पिताजी के बारे में एने क्या फील करती है, उसके जो ग्रैंड माँ है, दादी माँ, उसके बारे में वो उसकी क्या फीलिंग है, उसकी प्राइमरी क्लासेज के अंदर जो उसकी अध्यापिका रही है मिसेज कूपर्स, उसके प्रति उसकी क्या फीलिंग है, एंड मिस्टर कसिंग, और उसके जो गणित के अध्यापक जी थे मिस्टर कसिंग, उसके बारे में उसकी क्या फीलिंग है। ये आंसर हमें इसके अंदर देना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे। सबसे पहले एने हैं वो अपने पिताजी को सबसे स्नेही पिता मानते हैं, यानी उससे बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह करने वाले फादर पिता मानते हैं। की प्रति क्या फीलिंग है उसका आंसर देते हैं कि एने कंसिडर्ड हर फादर द मोस्ट एडाइबल फादर। फादर के बाद एने की ग्रैंड मदर के प्रति क्या फीलिंग है उसको हम ले लेते हैं। ग्रैंड मदर के प्रति जो फीलिंग है वो इस प्रकार से है, सी लव्स हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती है। सी मिस हर ए लॉट आफ्टर हर डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो इस प्रकार उसका अपनी दादी माँ के प्रति भी बहुत प्रेम है। और अब जो तीसरा करेक्टर है वो है उसकी अध्यापिका मिस्टर कुप्रस, तो उसके बारे में उसकी क्या फीलिंग है वो भी देख लेते हैं हम। मिस्टर कुप्रस वाज हर क्लास टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस इन 6th ग्रेड। जब तक वो कक्षा 6 तक पढ़ रही थी तब तक उसकी अध्यापिका और उसकी प्रधानाध्यापिका दोनों थी वो मिसेज कुप्रस। दे हैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब वहाँ उस स्कूल से उसकी विदाई हुई तो बहुत ही करुणमय पलों के अंदर उसकी विदाई हुई। बोथ ऑफ देम वेप्ट, और दोनों बहुत रोई, क्योंकि आपस में दोनों प्रेम करती थी, इसलिए दोनों में बहुत स्नेह था, दोनों में बहुत प्यार था। अब इसका जो चौथा कैरेक्टर है वो है मिस्टर किसिंग, यानी उसके जो गणित के अध्यापक थे मिस्टर किसिंग, उसके प्रति उसकी क्या फीलिंग थी वो भी हम बता देते हैं। सी कंसिडर्ड हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग एज एन ओल्ड प्रोजी। उसके गणित के जो अध्यापक थे मिस्टर किसिंग वो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, यानी वो अपने गणित के अध्यापक को ओल्ड फौजी मानती थी, यानी उसको रूढ़िवादी व्यक्ति मानती थी। रूढ़िवादी व्यक्ति उससे कहते हैं जो पुराने ख्यालों में या पुराने विचारों से ओतप्रोत होते हैं। ही वॉज एनॉयड विथ हर बिकॉज सी टॉक्ड सो मच इन द क्लास। वो उनसे बहुत नाराज़ थे क्योंकि वो कक्षा के अंदर बहुत बोलती थी, बहुत बातें करती थी, इसलिए सर हमेशा उससे नाराज़ रहते थे। ही यूज टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज ए पनिशमेंट। वह उसे सजा के रूप में अतिरिक्त गृह कार्य भी दे देते थे। ऑल दीज टेल अस दैट सी वाज ए लविंग, अफेक्शनेट, क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। और उपरोक्त वर्णन से हमें ये पता चलता है कि ये लड़की एक प्यारी, स्नेही और सृजनकारी तथा समझदार लड़की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन अपने पहले निबंध में क्या लिखती है ये बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से देंगे। एने राइट्स इन हर फर्स्ट एसे दैट टॉकेटिवनेस इज ए स्टूडेंट्स trait and that she would try her best to keep it under control। वह अपने पहले निबंध में लिखती हैं कि बातचीत करना एक विद्यार्थी की
चारित्रिक विशेषता होती है और वह खुद भी इस पर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास करेगी। बट सी वुड नॉट be able to do so because she is a talkative as her mother। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो भी उतनी ही बातूनी है जितनी उसकी माँ है। It is her inherited trait that cannot be cured। ये उसका पैतृक गुण है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसा उसने अपने फर्स्ट एसे के अंदर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ? हाँ भाई, मिस्टर कसिंग भी अनप्रिडिक्टेबल थे क्योंकि वे एन से बहुत नाराज रहते थे। इसका कारण बताया कि वो बहुत ही बातूनी थी। यस, मिस्टर कसिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हाँ बिल्कुल, मिस्टर कसिंग भी अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति थे। ही वॉज अनॉयड विथ एन बिकॉज सी वॉज वेरी टॉकेटिव। हाँ, वो एन से बहुत नाराज रहते थे क्योंकि एन बातूनी थी। ही गेव हर होमवर्क एज पनिशमेंट, और वे उन्हें सजा के रूप में क्या देते थे? होमवर्क देते थे। सी हैड टू राइट एन एसे ऑन ए चैटर बॉक्स, और उन्होंने उसको एक चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए भी दे दिया। सी रोट द एसे हैड थॉट दैट ही वुड बी सेटिस्फाइड बट हर प्रेडिक्शन प्रूव बेसलेस। उसने निबंध लिखा और अनुमान लगाया कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। उसने अपने आप को लगा कि मैंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है इसलिए सर हम मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उसका अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, निराधार साबित हुआ। अब क्यों हुआ उसका कारण भी आगे है। ही गेव हर 2 more essay टू राइट, और उसने तो और 2 बड़े ऐसे लिखने को दे दिए। सी एटलीस्ट कंपोज ए पोएम, उन्होंने उसको 2 निबंध लिखने को दे दिए, लेकिन उसने तो निबंध की बजाय एक कविता की रचना की। और कविता भी कैसे की? द पोएम वाज ए जोक ऑन मिस्टर कसिंग, और उसने कविता के अंदर मिस्टर कसिंग के ऊपर जोक वगैरह लिख डाला। इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री ही रीड इट विथ हिज ओन कमेंट्स। अब कविता में मजाक लिखने के बावजूद भी मिस्टर कसिंग नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो उसके अंदर अपने खुद के कमेंट्स और डालकर उस कविता को बड़े मज़े से उनको पढ़ा। Since then he allowed her to talk in the class, और उसके बाद में तो उन्होंने क्लास में उसको बोलने के लिए स्वीकृति दे दी, आज़ादी दे दी। दिस इज वाज अनएक्सेप्टेड, और ये उसके लिए अप्रत्याशित था, यानी वो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और अतिरिक्त जो इस पुस्तक से बनते हैं उन क्वेश्चन को भी हम शामिल कर लेते हैं, एडिशनल क्वेश्चन और प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फैमिली ऑफ एन? ये आरबीएसई मॉडल पेपर 2013 के अंदर पूछा हुआ है। ये पर्सन कह रहा है कि एन के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो एन के फैमिली में कौन कौन थे वो सब इसके अंदर बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक सी इज़ 13 year old एंड सी इज़ नॉट एलोन। एन फ्रैंक के अनुसार एन फ्रैंक 13 साल की एक लड़की है और वो अकेली नहीं है। सी हैज़ लविंग पेरेंट्स एंड लविंग ग्रैंड मदर। उसका एक प्यारा सा परिवार है जिसके अंदर उसके माता पिता है और उसकी प्यारी सी दादी है। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, उसकी दादी माँ की मृत्यु के बाद सी मिस हर ए लॉट, उसको बहुत मिस करती है। सी एडोर्स हर फादर हु डिड नॉट मैरी हर मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड हर मदर वॉज 25। वह अपने पिता की प्रशंसा करती हैं, जिसमें उसने लिखा है कि वो अपनी माँ से शादी तब तक नहीं करते हैं जब तक वो 36 के नहीं हो जाए और उसकी माँ 25 की नहीं हो जाए। सी हैज़ 16 year old सिस्टर मार्गेट, और उसके एक 16 साल की बहन भी है जिसका नाम मार्गेट है। सी हैज़ लविंग आंट एंड ए गुड फैमिली एंड ए गुड होम, और उसके एक बहुत ही प्यारी आंटी, उसका बहुत अच्छा सा परिवार और एक अच्छा सा मकान भी है। There are about 30 people who she may call friends। उसके लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिसको वो मित्र कह सकती है। But she admits that they are not her true friends। लेकिन वो मानते हैं कि उनके सच्चे मित्र एक भी नहीं हैं। Why is the entire class quaking in its boots? ये आरबीएसई 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। पूरी क्लास भय और हताशा से क्यों काँप रही थी? अब ये बताना है।
क्लास को रिजल्ट के प्रति थोड़ा भय लग रहा था, इसलिए ये सब लोग भयभीत हो रहे थे। ये हमें इसके अंदर लिखना है और इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, द एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट ड्यू टू टेंशन। पूरी क्लास को टेंशन हो रही थी कि रिजल्ट आने वाला है। ए मीटिंग ऑफ टीचर्स इज गोइंग टू टेक प्लेस, और उनके अध्यापक जी की एक मीटिंग भी चल रही थी। दे विल डिसाइड हु विल गो टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल नॉट गो अप, और वे ये निश्चित करने वाले थे कौन अगली कक्षा में जाने वाला है और कौन इसी क्लास में रहने वाला है। एवरीबडी एक्सेप्ट एने एंड हर गर्लफ्रेंड्स इज एन ग्रेट सस्पेंस ड्यू टू इट। एने और उसकी सहेली के अलावा सभी लड़कों को संदेह था कि अब इस रिजल्ट का क्या होने वाला है। एने एंड हर फ्रेंड्स आर श्योर टू पास। एने और उसके मित्र को पूरा विश्वास था कि वो पास हो जाएंगे। एक्सेप्ट दैम द वूल क्लास इज बिजी बैटिंग हु इज गोइंग टू पास एंड हु नॉट, और पूरी क्लास अपने आप में शर्तें लगा रही थी कि कौन पास होने वाला है और कौन नहीं। एने से दैट 1/4 ऑफ द क्लास शुड नॉट बी प्रमोटेड एज इट इज़ पुअर इन स्टडीज़। एने का मानना है कि क्लास के अंदर 1/4 ऐसे लड़के हैं जिसका पास होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई के अंदर क्या है, पुअर यानी कमजोर। सी फर्दर से दैट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, और वो आगे ये भी लिखती है कि अध्यापक जी इस संसार के अंदर सबसे बड़े अनुनय प्राणी हैं, यानी बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है। So nobody know what they will do and what will happen। इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्या करेंगे और अब क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think about Anne's talent for writing essay which she wrote convincingly when punished by the teacher? ये RBC 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जब अध्यापक द्वारा सजा दी गई उस निबंध लिखने की जो उसकी कला है, प्रतिभा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसने कितना आश्वस्त किया होगा अपने लेखों के द्वारा, और वही सब चीज़ें हमें इस आंसर के अंदर लिखनी है। आंसर, द टीचर वॉज अनॉयड बाय Anne's हैबिट ऑफ टेकिंग इन द क्लास टू मच। गणित के शिक्षक कक्षा में अधिक बातें करने के कारण एन से अत्यधिक नाराज थे। सो एज पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन द 3 डिफरेंट टॉपिक। अतः दंड स्वरूप उन्होंने उसे 3 विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने के लिए दे दिए। एन वॉज ए टैलेंटेड गर्ल। एन बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी। इट कुड बी क्लियरली सीन इन हर essay। पहले तो उसने उन निबंध को भली भांति देखा। दाउ द सब्जेक्ट ऑफ द essay वाज नॉट एन इंटरेस्टिंग वन। और अगर देखा जाए तो वो जो निबंध का सब्जेक्ट था, टॉपिक था, वो कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। सी जस्टिफाइड हर बीइंग चैटरबॉक्स। फिर भी उसने अपना बातूनी होना न्यायोचित ठहराया, यानी उसको सही ठहराया। द टीचर सीम्ड फुली सेटिस्फाइड विथ द आंसर। अध्यापक उसके जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। बट ही हैड टू गिव सम मोर essay एज पनिशमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी उसे सजा के रूप में और निबंध लिखने को झेलने पड़े, यानी उसको और निबंध दे दिए। इन द एंड द टीचर हैड टू बी कन्विंस्ड एंड डिड नॉट गिव एनी मोर essay। अंत में अध्यापक को संतुष्ट होना पड़ा और पीछा छोड़ दिया और कोई निबंध उसको लिखने को नहीं दिया, और इसके साथ उसको क्लास में बात करने की भी आज़ादी मिल गई। ये आंसर हमें लिखना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनेस लाइफ। यानी एने का जो जीवन है उसके ऊपर संक्षिप्त चित्रण करना है, यानी उसके जीवन पर कुछ लिखने हैं। ये RBC मॉडल पेपर 2013 और CBSE 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, एनेस फुल नेम वाज एनेलिस मैरी। एने का जो पूरा नाम है वो एनेलिस मैरी था। सी वाज बोर्न ऑन जुलाई 12, 1929। ऑन उसका जो सी वाज बोर्न ऑन जुलाई 12, 1929 और उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। सी वाज ए जर्मन बोर्न जेविस गर्ल। उसका जन्म जर्मनी के अंदर जेविस परिवार के अंदर हुआ। सी रोट हर डायरी वाइल सी वाज हाइडिंग इन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एम्स्टर्डम में छिपने के दौरान उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। एम्स्टर्डम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार।
सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल ड्यूरिंग हर स्कूलिंग। वह विद्यालय में जब अध्ययन कर रही थी उसके दौरान बड़ी ही मेधावी, बहुत ही होशियार इंटेलिजेंट गर्ल थी। सी शोड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर व्हेन मिस्टर कसिंग वाज अनॉयड विथ हर। एने वाज आल्सो स्किल्ड इन राइटिंग, और एने की लिखने में बड़ी प्रतिभा थी, यानी प्रतिभा संपन्न थी। अनफॉर्चुनेटली एने डेड ऑफ टाइफस इज इन 1945। दुर्भाग्य से 1945 के अंदर टाइफाइड से एने की मृत्यु हो जाती है। बट हर फादर फाउंड हर डायरी एंड गॉट इट पब्लिश्ड, और उसके पिताजी को उसकी डायरी मिल जाती है और वो उसको प्रकाशित करवा देते। वी आर एबल टू नो अबाउट एनेस थॉट फ्रॉम हर डायरी, और इस वजह से आज हम इन एने की डायरी से उसके विचारों को जान सकते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इस डायरी में एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले, सूझबूझ वाले मस्तिष्क की कृति का पता चलता है या वर्णन मिलता है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ एनेस डेली लाइफ। डायरी एन के जीवन का आंतरिक परीक्षण प्रस्तुत करती है, यानी इस डायरी के अंदर एने का पूरे जीवन का पता हमें लग जाता है। इस प्रकार हम इसका आंसर दे सकते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी ले लिया, पिछले बोर्ड एग्जाम में आए प्रश्नों को भी ले लिया है। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।